हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे 3.0 की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे 4.0 की तैयारी कर रहे हो, इससे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, और संपूर्ण व्याख्या के साथ बात करने वाले हैं। ठीक है ना। ये करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस नंबर 2 होने वाला है फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स कवर कराने वाला हूं। तो आप फ्रेंड्स अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज का जो सेशन हो रहा है ना, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अंत में फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है फ्रेंड्स कि देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास का नाम बताएं, जिसमें देश भर के सभी वायुसेना स्टेशन ने भाग लिया था। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास की, तो उसका नाम है फ्रेंड्स गगन शक्ति। क्या है? गगन शक्ति। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर डिटेल की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास जिसका नाम है गगन शक्ति 2024 का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा 1 से 10 अप्रैल तक किया गया। ठीक है। इसमें देश भर के सभी वायुसेना स्टेशन ने भाग लिया। इसमें लगभग 10,000 वायु सैनिकों ने भी भाग लिया था। ठीक है ना। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो पोखरण के अंदर किया गया था, फील्ड फायरिंग रेंज में। यह अभ्यास जो है ना फ्रेंड्स, प्रति 5 वर्ष में एक बार होता है। और इससे पहले जो ये अभ्यास हुआ था, कब हुआ था? तो ये फ्रेंड्स 2018 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अभ्यास का नाम याद रखना है गगन शक्ति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है, जिसका लोकार्पण अभी हाल ही में यानी फरवरी 2024 में हुआ है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व का एकमात्र ओम आकार का जो मंदिर है ना, ये बना है फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर। कहाँ बना है? राजस्थान के अंदर बना है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका अभी हाल ही में फरवरी 2024 में लोकार्पण किया गया था। ठीक है। अगर डिटेल की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र ओम आकार का जो मंदिर है ना, इसका लोकार्पण राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया। ठीक है ना। और यह मंदिर जो है ना, ये भगवान शिव का प्रतीक है। यानी कह सकते हैं कि यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर जो है 4 मंजिला है और लगभग 250 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ठीक है ना। और इसके अंदर कुल 108 कमरे भी बनाए गए हैं। मंदिर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 छोटे शिव मंदिर स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ इस मंदिर को बनाने में लगभग कितने वर्ष लग गए? तो 28 वर्ष का समय लगा है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसका भूमि पूजन कब हुआ था? तो 1995 हुआ था, जबकि अब जाकर के तैयार हुआ है 2024 में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, रिकेन यामामोटो को। किसको? रिकेन यामामोटो को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, मार्च 2024 को जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है ना फ्रेंड्स, ये इसको आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए यानी 1 लाख US$ की राशि प्रदान की जाती है। और मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1979 के अंदर। कब हुआ था स्थापना इसका? तो 1979 के अंदर हुआ था। और यह बात याद रखेंगे। अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। यानी पहली बार अगर कोई भारतीय पुरस्कार प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाया है तो कौन है? बालकृष्ण दोषी है, जिनको 2018 में दिया गया था। वहीं मैं बात करूं कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था डेविस चिपरफील्ड को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आपको फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट देखकर पता लग रहा होगा कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर लग रहे फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गणित के क्षेत्र में एबल अवार्ड 2024 की विजेता का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एबल अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
और एबेल अवार्ड 2024 की विजेता का नाम बताना है, यानी किसको दिया गया है एबेल अवार्ड 2024। तो याद रखिएगा ये दिया गया है फ्रेंड्स मिशेल टैलाग्रांट को। किसको दिया गया है? मिशेल टैलाग्रांट को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ मिशेल टैलाग्रांट को एबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार जो है दुनिया भर में गणित में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, जिसकी शुरुआत नॉर्वे सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी और 2003 में पहला पुरस्कार दिया गया था जीएन पियरे को। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि शुरुआत होती है 2001 में, लेकिन पहला अगर बात करें कि कब दिया जाता है तो पहला दिया जाता है 2003 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं एबेल पुरस्कार 2023 की बात करूं तो ये किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा अमेरिकी गणितज्ञ थे लुइस कैफरेली, जिनको एबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। जबकि 2024 का एबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मिशेल टैलाग्रांट को दिया गया है, जो कि फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हिंसाग्रस्त देश हैती में फंसे नागरिकों यानी भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या रखा गया? तो याद रखिए फ्रेंड्स, भारत ने अभी हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन इंद्रावती। क्या रखा गया था फ्रेंड्स? ऑपरेशन इंद्रावती। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटेल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा ऑपरेशन इंद्रावती के तहत ही भारत ने लगभग 90 भारतीय नागरिकों को डोमिनिकन गणराज्य में सुरक्षित स्थान पर भेजा। साथ ही साथ अभी हाल ही में वर्ष 2023 और उसके पहले चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन की मैं बात करूं तो ऑपरेशन अजय वॉरियर। अगर ऑपरेशन अजय की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसको चलाया गया था वर्ष 2023 के अंदर हमास इजराइल युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए। ठीक है ना। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था वर्ष 2023 में सूडान में गृह युद्ध के दौरान फंसे नागरिकों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था वर्ष 2023 में तुर्की में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत के द्वारा अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में जब रूसी हमला हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाया गया था। ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था यमन में संघर्ष के दौरान, जबकि ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के राहत अभियान के लिए। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 कब लागू हुआ था? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इसको लागू कब किया गया फ्रेंड्स? तो इसको लागू किया गया है 11 मार्च 2024 को। कब किया गया? 11 मार्च 2024 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डिटेल की मैं बात करूं तो याद रखिएगा भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव करने के लिए वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 में पेश किया गया था। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पेश किया गया और अगले दिन यानी 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी पास हो गया, जबकि 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया। ठीक है ना। और 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने CAA की अधिसूचना भी जारी कर दिया। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि भारतीय नागरिकता कानून जो है ना 1955 में अब तक 6 बार यानी 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हो चुका है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फिर कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की, तो याद रखिएगा इस संशोधन अधिनियम के तहत कुल 5 वर्ष भारत में बिता चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है ना। साथ ही साथ यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदाय जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता के लिए पात्र बनाता है। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई नागरिक जो कि विदेशों में रह रहा हो, यानी पाकिस्तान में रह रहा हो, बांग्लादेश में रह रहा हो, अफगानिस्तान में रह चुका हो और वहाँ वो अल्पसंख्यक हो, यानी हिंदू हो या सिख हो या बौद्ध हो या जैन हो या पारसी हो या ईसाई हो, अगर वह भारत में आकर के 5 वर्ष से रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी इसके तहत। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं फ्रेंड्स कि किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है? ये दिया गया है अशोक सराफ को। किसको दिया गया है? अशोक सराफ को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स यह जो अवार्ड है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है ना।
जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1996 में इसकी शुरुआत होती है। जबकि वर्ष 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की मैं बात करूं तो ये दिया गया है अशोक सराफ को। किसको दिया गया है? अशोक सराफ को। ठीक है। अच्छा, वहीं वर्ष 2022 वाली की मैं बात करूं तो यह दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया था वर्ष 2022 वाला। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत की पहली एआई टीचर क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की पहली जो एआई टीचर है ना उसका नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की मैं बात करूं तो याद रखिएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है और इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसका नाम रखा गया है आइरिस। ठीक है। अच्छा, इसे एक और फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि देश की पहली एआई न्यूज एंकर का क्या नाम रखा गया था? तो वो रखा गया था लीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की अगर बात करें तो याद रखिएगा जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता था जिसके कप्तान थे ह्यूज वीवजेन। कौन थे? ह्यूज वीवजेन। और उप विजेता रहा है भारत जिसके कप्तान थे उदय सहारन। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं कि इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है तो क्वेना मफाका। कौन था? क्वेना मफाका जो थे ना फ्रेंड्स ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज थे। ठीक है ना। वहीं टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो उदय सहारन जो कि भारत के खुद कप्तान हैं, इन्होंने बनाया था। कुल 397 रन बनाए थे। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिया था क्वेना मफाका ने जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। कुल 21 विकेट इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर को। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अजय माणिकराव खानविलकर को भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स आपको पहले तो सम्मान से ही पता चल गया होगा कि किसको मिला होगा। ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिटेल की मैं बात करूं तो मार्च 2024 के अंदर में पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। बात आई है भूटान की तो याद रखिएगा भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। इनकी मुद्रा है भूटानी नगुल्ट्रम और भारतीय रुपया यानी भारतीय रुपया भी यहाँ चलता है। यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जबकि यहाँ के आधिकारिक भाषा की मैं बात करूँ तो जोंगखा यहाँ की आधिकारिक भाषा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये दिया गया है कुल प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा किया गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स डिटेल की बात करते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरुआत किया गया था इसका। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने शुरुआत में लगभग 1 करोड़ घरों को की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही साथ इस योजना का लक्ष्य जो है ना हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वुमेन प्रीमियम लीग WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस बार का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था 2024 में। तो इसको किसने जीता है? इसको जीत लिया है RCB ने यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया है वुमेन्स प्रीमियम लीग यानी WPL 2024 का खिताब। आपको पता होगा फ्रेंड्स जैसे IPL होता है ना, IPL की तर्ज पर महिलाओं के लिए WPL भारत के अंदर शुरू किया गया है और इस बार का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। जबकि पहला संस्करण विजेता कौन रहा था? तो वो था मुंबई इंडियंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिटेल की बात करते हैं वुमेन्स प्रीमियम लीग WPL 2024 की।
तो इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हुआ था बेंगलुरु और नई दिल्ली में, यानी संपूर्ण रूप से भारत में ही हुआ था। 23 फरवरी से 17 मार्च तक यह चला था और इस बार का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था ना। इसमें विजेता रहा है कौन, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसकी कप्तान रही है स्मृति मंधाना, जबकि उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल और इसकी कप्तान थी मैगलेनिंग, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, जबकि ऑरेंज कैप विजेता रही हैं एलिस पेरी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 347 रन, और पर्पल कैप विजेता रही हैं श्रेयंका पाटिल, जिन्होंने 13 विकेट लिया था इस पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है ना। वही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द का टूर्नामेंट किसने जीता, तो ये दिया गया था दीप्ति शर्मा को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं फ्रेंड्स कि देश के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि देश के जो अभी हाल ही में 2 नए चुनाव आयुक्त बने हैं, तो कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों लोग बन गए हैं नए चुनाव आयुक्त। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है, जबकि 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और कौन कौन बना है, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये 2 नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये किया गया है राहुल सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है, राहुल सिंह को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स याद रखिएगा मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है, तो कहाँ शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। और यह किसका मिशन है, तो ये चुनाव आयोग का मिशन है 414, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न से पहले डिटेल देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम भागीदारी वाले लगभग 414 मतदान केंद्रों पर मतदाता को बढ़ाने के लिए मिशन 414 शुरू किया है। इसका उद्देश्य है मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। बात आई है भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो याद रखिएगा इसका जो उल्लेख है ना, यह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसका उल्लेख है और इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रतिवर्ष मतदाता दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा महाराष्ट्र। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। डिटेल की बात करते हैं, बात आई है महाराष्ट्र की, तो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अभी हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से दिया गया है, तो यह किसको दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है प्रभा वर्मा को। किसको दिया गया है, प्रभा वर्मा को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम, याद रखिएगा उपन्यास आपको रखना बहुत जरूरी है, रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। वहीं 32वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो वह 2022 में दिया गया था, शिवशंकरी जी को दिया गया था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सूर्यवंशम, ठीक है ना। बात आई है सरस्वती सम्मान की, तो यह किसके द्वारा पहली बार प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान जो है ना, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था, यानी इसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ यह जो पुरस्कार है यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। अगर मैं सरस्वती सम्मान के पहले विजेता की बात करूं तो वो हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनको 1991 में दिया गया था। तो इस प्रकार आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब होती है, तो 1991 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और पहली बार किसको दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अच्छा, इसको फ्रेंड्स
शॉर्टकट में अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, देश के सबसे लंबा समुद्री जो पुल है मुंबई में बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु रखा गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। बात आई है अटल ब्रिज की, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। अटल ब्रिज जो है ना फ्रेंड्स, इस सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है ना, जबकि भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज, जबकि दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, ठीक है, जिसकी लंबाई कुल 21.8 किलोमीटर है। और इसमें कुल बनाने में इसको कुल 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यह जो पुल है ना फ्रेंड्स, ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करता है। इसका निर्माण BRO के द्वारा, इरकान कंपनी के द्वारा, इन्फिनिटी और SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, यानी इन 4 कंपनियों के द्वारा मिलकर किया गया था। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के अंदर रखी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका नाम है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है? सुदर्शन सेतु, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा यह देश का ना सबसे लंबा केबल ब्रिज है, ठीक है ना, जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 के अंदर किया था। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर होने वाली है और यह ब्रिज जो है ना फ्रेंड्स, ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत के अंदर जो कच्छ का रण है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्थित पुल है ना, इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले डिटेल जान लेते हैं। स्वर्ग का मार्ग यानी रोड टू हेवन कहा जाता है। भारत की सबसे नई दर्शनीय सड़क है यह, जो कि 30 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है और यह गुजरात के कच्छ के रण में खावड़ा को धौलावीरा से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। यह सड़क दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों के लिए अद्वितीय माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसको किया है? तो फ्रेंड्स वो किया है नवनीत सहगल को, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं, बात आई है प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। जबकि वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नवनीत सहगल को वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स अगर IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट के आधार पे दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी बन गई है नई दिल्ली। कौन बना है? नई दिल्ली, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो IQ एयर ने मार्च 2024 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को जारी किया था और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी कौन बनी थी? नई दिल्ली, ठीक है ना। अच्छा, इस रिपोर्ट की मैं बात करूं तो सबसे प्रदूषित वाले देश की मैं बात करूं तो पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब लगे हाथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स बेगूसराय, जो कि बिहार का बेगूसराय ना, यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। बड़ी मजे की बात यह है फ्रेंड्स कि IQ एयर की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, इसके तहत कुल टॉप 100 देशों की सूची, टॉप 100 शहरों की सूची जारी किया गया है और इसमें फ्रेंड्स ना कुल 83 शहर भारत के ही हैं और टॉप 3 शहर भी भारत के हैं। पहले नंबर पे बेगूसराय है बिहार का, दूसरे पे गुवाहाटी है आसाम का, तीसरे पे नई दिल्ली है दिल्ली का। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखिएगा इसमें भारत की रैंक है 126, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन यानी UN के
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स में कुल 143 देशों की सूची में भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया, ठीक है ना। जबकि 126वां स्थान जो है ना फ्रेंड्स, ये वर्ष 2023 में भी था भारत का, ठीक है। और इस इंडेक्स में लगातार 7वीं बार, याद रखिएगा, लगातार 7वीं बार जो है ना फिनलैंड सबसे खुशहाल यानी टॉप पे रहा है। और इस लिस्ट में सबसे खुशहाल में अंतिम पायदान पे कौन है, तो अफगानिस्तान है, यानी कह सकते हैं कि 143वें स्थान पे अफगानिस्तान है, ठीक है ना। टॉप 4 देश की बात करें तो पहले स्थान पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, जबकि चौथे पे स्वीडन है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है। तो फ्रेंड्स इसमें भारत की रैंक रही है 134, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा अभी हाल ही में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया और इसमें कुल 193 देशों में भारत को 134वां स्थान प्रदान किया गया है। और वर्ष 2023 में अगर मैं बात करूं तो जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 135 रही थी, ठीक है ना। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे है, जबकि तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स बात करें तो इसकी खिताब जीत लिया है लद्दाख ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, 13वें क्रम का संस्करण आयोजित किया गया था राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का, और विजेता कौन रहा है, तो लद्दाख रहा है। डिटेल की बात करें तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 में आयोजन कहाँ किया गया था, काजा हिमाचल प्रदेश में, और इस बार का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था, विजेता था लद्दाख। और महिला वर्ग की मैं बात करूं तो इसमें इस बार का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसमें विजेता थी ITBP, ठीक है ना। पुरुष वर्ग में कौन विजेता था, तो लद्दाख, जबकि महिला वर्ग में 11वां जो संस्करण आयोजित किया गया था महिला वर्ग का, उसमें ITBP विजेता रही है राष्ट्रीय हॉकी आइस चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन मार्च 2024 में किया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है कहां पर, तो दिल्ली के अंदर, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्लादिमीर पुतिन कौन सीवीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन जो है ना फ्रेंड्स, ये लगातार पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भारत और USA के बीच में आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 2024। इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो साइमन हैरिस जो है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये बनाए गए हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आई है आयरलैंड की, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाली OTT प्लेटफॉर्म यानी जिसका नाम है सी स्पेस, इसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है केरल सरकार ने, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका नाम याद रखना है सी स्पेस, इसका नाम है, जो कि भारत सरकार का सरकारी स्वामित्व वाली पहली OTT प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये घोषित किया गया है मुंबई को। ये भारत का मुंबई जो शहर है ना, इसको हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में एशिया की सबसे अरबपति कैपिटल घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो महिला क्रिकेट के अंदर सबसे तेज गेंद फेंकने का जो रिकॉर्ड है ना फ्रेंड्स, ये बनाया है शबनीम इस्माइल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर हैं और ये भारत में महिला प्रीमियम लीग यानी WPL में मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रही थी और 5 मार्च 2024 को महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इन्होंने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताएं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस सुरंग का नाम है सेला सुरंग। क्या है? सेला सुरंग, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग है, ठीक है ना, जिसका भी उद्घाटन किसने किया था? तो मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग जिसका नाम है सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में इस सुरंग का नाम सेला सुरंग रखा गया था, इसका उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यह समुद्र तल से बात करें कितनी ऊंचाई पर है? तो फ्रेंड्स 13,000 की फीट की ऊंचाई पर, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने किया था? तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसको बनाने में कुल 825 करोड़ रुपए का लागत आया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है। उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 की खिताब की बात करूं तो ये जीता है क्रिस्टीना पिज़कोवा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन जीता है? तो क्रिस्टीना पिज़कोवा ने, ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो इस बार का 71वां संस्करण आयोजित किया गया था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का, और यह इवेंट जो है ना फ्रेंड्स मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था और इसमें कुल 112 सुंदरियों ने भाग लिया था, ठीक है ना। भारत की तरफ से किसने लिया था? तो सीनी शेट्टी ने, जबकि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 रह चुकी हैं सीनी शेट्टी, ठीक है ना। 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता की बात करें तो कौन थी? क्रिस्टीना पिज़कोवा थी, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। वहीं 17वीं मिस वर्ल्ड की बात करें तो ये है कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले डिटेल की जानकारी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। जो फ्रेंड्स 58वां ज्ञान पुरस्कार है ना, ये 2 लोगों को दिया गया है, गुलजार और राम भद्राचार्य। गुलजार कौन है फ्रेंड्स? तो प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं, जबकि संस्कृत विद्वान है राम भद्राचार्य, जिनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं। वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात करें तो चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक रह चुके हैं और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, जबकि 240 से अधिक पुस्तकों को इन्होंने लिखा भी है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया था प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार जिसका नाम था दामोदर मौजो, इनको दिया गया था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। जबकि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन शायद छूट गया है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 सम्मान से चुना गया है? तो याद रखिएगा, असम वैभव 2024 के लिए चुना गया है किसको? तो ये चुना गया है रंजन गोगोई को। किसको चुना गया है? रंजन गोगोई को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार का जो राजधानी पटना है ना, यहीं पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है, यानी विकल्प नंबर बी भी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले डिटेल जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यानी NDRC का उद्घाटन किया है और यह सेंटर जो है ना फ्रेंड्स पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में गंगा किनारे पर बनाया गया है और इसको बनाने में कुल 30 करोड़ रुपए का लागत आया है, ठीक है ना। बिहार सरकार द्वारा की गई गणना के अनुसार 2018 में गंगा नदी में कुल 1048 गंगा डॉल्फिन पाई गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ करते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हरियाणा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बाहर किस देश में पहले जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स ये मॉरिशस के अंदर भारत का पहला जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रेंड्स पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो वो बन गए हैं शहबाज शरीफ। कौन बन गया है? शहबाज शरीफ बन गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। लगे हाथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। कौन बना है? आसिफ अली जरदारी। अब फ्रेंड्स बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, जबकि नए राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, जो कि 10 मार्च 2024 को 14वें राष्ट्रपति की शपथ लिया था।
वहीं नए प्रधानमंत्री की बात करें तो शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने 3 मार्च 2024 को 24वें प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। लगे हाथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पाकिस्तान से। कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, अब तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बना था, जबकि पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज। कौन बनी है? मरियम नवाज। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज को 26 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई थी। इनके पिता का नाम है नवाज शरीफ, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चाचा हैं शहबाज शरीफ, और प्रधानमंत्री 11 अप्रैल से अब तक कह सकते हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं, 2022 से अब तक। मरियम नवाज पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। मरियम नवाज की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, यानी कह सकते हैं कि PML-1 पार्टी की जो है फ्रेंड्स ये मुखिया हैं। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन बनी थी? तो बेनजीर भुट्टो जो है फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री का नाम बताएं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री जो है ना फ्रेंड्स, ये कौन बना है? तो ये फ्रेंड्स बन गए हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। कौन बना है? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वो नियुक्त किया गया है नवाफ सलाम को। किसको? नवाफ सलाम को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात आई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसकी स्थापना होती है 26 जून 1945 को। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। यह एक बात कर सकते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके अभी हाल ही में हेड कौन बना है? तो नवाब सलाम बने, नवाब सलाम। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में अहमदनगर का नया नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो अहमदनगर का नया नाम जो कि 18वीं सदी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र के बदले गए अन्य नामों की मैं बात करूं तो औरंगाबाद का नया नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव नगर कर दिया गया। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के वर्तमान में CM है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये उज्जैन में। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले डिटेल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 की दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया। यह वैदिक घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर के भीतर लगभग 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाई गई है, और इस वैदिक घड़ी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इस घड़ी का नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ठीक है ना। क्या नाम रखा गया है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी रखा गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को वैदिक समय के कैलकुलेशन के बारे में परिचय कराना। वहीं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में NIA का जो नए प्रमुख बन गए हैं वो बन गए हैं सदानंद वसंत दाते। कौन बना है? सदानंद वसंत दाते बन गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं सदानंद वसंत दाते को अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात आई है NIA की, तो NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगर मैं डिटेल की बात करूं, कुछ और महत्वपूर्ण की मैं बात करूं पॉइंट की, तो पीयूष आनंद को NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने किया है। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। ठीक है ना। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा
उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ऐसे ही मैं लगभग 2 दिन पे 3 दिन पे बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स की श्रृंखला को लेकर प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा और पूरे डिटेल के साथ कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले प्रैक्टिस आर्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।